नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, देख सकते हैं सभी लोग बोर्ड पर, कृषि। कृषि बच्चे, सबसे पहले कृषि होती क्या है तो इसे सामान्य भाषा में समझते हैं। तो बच्चे, कृषि का मतलब है खेती बाड़ी। क्लियर है? क्या? खेती बाड़ी। तो बच्चे, अगर कोई ऐसे ही पूछे कि क्या आपने कभी कृषि देखा या खेती बाड़ी, तो तुरंत हमारे दिमाग में लहलहाते खेत नज़र आते हैं, इसमें लंबे चौड़े खेत हैं, फसलें लगी हुई है। अच्छा, क्या बच्चे, क्या भारत देश में कृषि होती है? तो बच्चे, अगर हम अपने देश की कृषि की बात करें तो हाँ, निश्चित, क्योंकि हमें पता है कि भारत गाँवों का देश है, भारत किसानों का देश है। हम अपने गांव घर में या शहरों के बाहर भी देखते हैं तो खेत होती है, उसमें फसलें होती है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत देश जो है खुद एक कृषि प्रधान देश है। तो क्या ये कहा जाए कि कृषि के लिए भारत भी एक महत्वपूर्ण देश है? डेफिनेटली। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि कृषि के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है। हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि कृषि के लिए भारत क्या है, एक महत्वपूर्ण देश है। तो हमने देखा कि कृषि के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है। और आपको बता देता हूं बच्चे कि भारत की 2/3 जनसंख्या, भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इस बात को याद रखिएगा कि भारत की 2/3 जनसंख्या किस पर निर्भर है बच्चे? कृषि पर निर्भर है। तो हम समझ सकते हैं कि वाकई कृषि भारत के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, या भारत एक महत्वपूर्ण देश है कृषि के लिए। और भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखेंगे सभी बच्चे कि कृषि जो है वो एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है बच्चे? एक प्राथमिक क्रिया है। और याद रखिएगा, इस प्राथमिक क्रिया से हमारे लिए क्या आता है? खाद्यान्न। इसका मतलब है कि खाद्यान्न का मतलब क्या होता है बच्चे? अनाज। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि कृषि से हमें बड़े पैमाने पर खाद्यान्न प्राप्त होता है, यानी कृषि खाद्यान्न उत्पन्न करती है, और खाद्यान्न का मतलब क्या होता है? अनाज होता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि अनाज का मतलब है जिसे हम खाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ खाने के लिए ही अनाज होती है? तो याद रखेंगे कि कृषि जो है वो उद्योगों के लिए कच्चा माल भी देता है। किसके लिए बच्चा? कच्चा माल। किसके लिए? तो उद्योग के लिए। जैसे बच्चे ऐसे सोचिए कि भारतीय घरों में, हमारे घरों में चीनी का प्रयोग होता है। तो क्या बच्चे चीनी हमें खेत से मिलता है? नहीं। याद रखिएगा कि चीनी जो है चीनी मिल से मिलती है। तो चीनी मिल में हम क्या करते हैं? गन्ना देते हैं, जिसे आप शुगर केन ईख कहते हैं। तो हम गन्ना भेजते हैं और गन्ने से क्या तैयार होता है? चीनी, जो आपको मिलता है। तो याद रखिएगा कि गन्ना खुद एक कृषि का उत्पाद है। तो गन्ना क्या हो गया? चीनी के लिए कच्चा माल हो गया। तो हम देख सकते हैं कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कौन देता है? कृषि देता है। क्लियर है? अच्छा, कुछ ऐसी भी फसल है बच्चे जिसका बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। जैसे चाय, कॉफी एवं मसाले। आप देख सकते हैं कि इनका बड़े पैमाने पर क्या होता है? निर्यात होता है। इसका मतलब है कि कृषि से हमें ऐसी भी फसलें मिलती हैं जिसका हम बड़े पैमाने पर क्या करते हैं बच्चे? निर्यात करते हैं। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई आपको? तो देख सकते हैं कि कृषि कितना हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। याद आ गया? अच्छा, चलिए बच्चे, अब यहीं से सीखते हैं कि कृषि के प्रकार क्या हैं। पता तो चले कि जिस कृषि की हम बात कर रहे हैं उसके कितने प्रकार हैं। तो बच्चे, हमारा अगला पॉइंट है कृषि के प्रकार। पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप सीख चुके हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए बच्चे, हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार। बच्चे याद रखिएगा कि कृषि हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। याद रखिएगा कि कृषि जो है हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि कृषि जो है हमारे देश की क्या है? प्राचीन आर्थिक क्रिया है। तो हमने देखा कि कृषि हमारे देश की क्या है बच्चे? प्राचीन आर्थिक क्रिया है, यानी बहुत पुरानी आर्थिक क्रिया है। और याद रखिएगा कि समय के साथ कृषि की विधियों में भी क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है।
तो समय के साथ, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि समय के बाद साथ ये देखा गया है कि कृषि की विधियों में भी क्या हुआ है बच्चे, परिवर्तन हुआ है। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कृषि की विधि में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन इस तरह हुआ बच्चे कि पहले जो कृषि होती थी हम अपने निर्वाह के लिए, हम अपने खाने के लिए अनाज उपजाते थे, लेकिन आज कृषि जो है ऐसे अनाजों पर भी हो गई है बच्चे जिसे हम खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए, वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए भी उपजाते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि कृषि जो है हमारी जीवन निर्वाहक कृषि से लेकर, याद रखिएगा कि जो हमारी कृषि है वो जीवन निर्वाहक, जीवन निर्वाहक मतलब बच्चे जिससे आप अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारी जो कृषि है जीवन निर्वाह से लेकर वाणिज्य कृषि तक पहुंच गई है। समझ सकते हैं बच्चे, से लेकर वाणिज्य कृषि तक पहुंच गई है। तो देख सकते हैं कि भारत में कृषि जो है एक आर्थिक क्रियाकलाप है और समय के साथ कृषि की विधियों में बहुत परिवर्तन हुआ है। और आज कृषि सिर्फ जीवन निर्वाह कृषि नहीं है, हमारी जो कृषि है वो जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य कृषि तक पहुंच गई है। यहाँ तक समझ में आए बच्चे? ओके। और याद रखेंगे कि जैसा मैंने टॉपिक दिया है कृषि के प्रकार, तो याद रखिएगा बच्चे कि कृषि के अनेकों प्रकार है और हमें देखना है कि कौन कौन से प्रकार हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए अब जरा हम कृषि के प्रकार देखते हैं कि कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, उनकी उपयोगिता क्या है और उनका फिर महत्व क्या है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? चलिए तो याद रखिएगा कृषि के प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। हमारा पहला प्रकार क्या है बच्चे? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, क्लियर है ना? अब सीखते हैं ये जरा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। याद रखिएगा बच्चे कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भारत के कुछ ही भागों में होता है। तो हमने ये देखा कि ये जो कृषि है आज क्या है बच्चे, ये भारत के कुछ ही भागों में हो रहा है, भारत के कुछ ही भागों में। तो याद रखिएगा कि जीविका निर्वाह कृषि जो है आज पूरे भारत में नहीं लेकिन भारत के कुछ ही भागों में होता है। और याद रखिएगा बच्चे इसमें क्या होता है, भूमि के कई छोटे छोटे टुकड़ों पर होती है। इसका मतलब हमने देखा कि ये कृषि किस पर होती है बच्चे, भूमि के छोटे टुकड़ों पर। इस बात को याद रखिएगा कि भूमि के छोटे टुकड़ों पर। तो हमने देखा कि ये भारत के कुछ ही भागों में हो रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं ये भूमि के छोटे किस पे होता है बच्चे, टुकड़े पर होता है। और याद रखिएगा कि इसमें जो औजार होते हैं वो आदिम होते हैं। आदिम का मतलब होता है बच्चे प्राचीन, प्राचीन का मतलब पुराना। तो याद रखिएगा कि इसमें आदिम कृषि औजार होते हैं, यानी कृषि के जो औजार क्या हैं बच्चे वो आदिम है। और याद रखिएगा इसे एक परिवार के द्वारा ही किया जाता है, परिवार द्वारा किया जाता है। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि ये जो जीवन निर्वाह कृषि है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भारत के कुछ ही भागों में होता है। फिर मैंने आपको क्या कहा बच्चे कि ये भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर होता है। फिर याद रखिएगा कि इसमें जो औजार होते हैं वो आदिम प्रकार के होते हैं, आदिम कृषि औजार होते हैं। और ये किया भी किसके जाता है, तो ये परिवार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये भी देखा गया है कि इसमें समुदाय श्रम भी ली जाती है, उनके मदद से भी की जाती है। तो याद रखिएगा कि ठीक है, चलिए हमने ये देख लिया कि इसमें जो है आदिम होते हैं, आप परिवार की मदद से करते हैं या कभी कभी समुदाय भी आपकी मदद करता है, जैसे एक समुदाय मिलकर ये खेती कर लेते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि एक परिवार के द्वारा किया जाता है, फिर ये किसके द्वारा किया जाता है, एक समुदाय के द्वारा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर केयर कीजिएगा, ये कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि जब बारिश होगी तो खेती करेंगे। तो हमने ये भी देख लिया कि ये जो कृषि है ये प्रायः किस पर निर्भर है, मॉनसून पर। बच्चे मॉनसून यानी वर्षा की मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखिएगा कि ये कृषि प्रायः मॉनसून पर क्या है बच्चे,
निर्भर है, यानी कि वर्षा पर निर्भर है। जब बारिश का वक्त होगा तो यहाँ पर खेती की जाएगी। क्लियर है? अच्छा, याद रखिए इसमें मिट्टी में प्राकृतिक उर्वरता होती है। इसका मतलब है कि आप कोई उर्वरक का प्रयोग नहीं करते। तो हमने देखा कि इस मिट्टी में क्या होती है, प्राकृतिक उर्वरता होती है बच्चे। आप किसी उर्वरक का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो प्राकृतिक और ये अन्य पर्यावरणीय दशा पर भी निर्भर करती है। क्लियर है? अच्छा, यह कर्तन और दहन प्रणाली कृषि है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि यह कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि है। यह कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि है। तो चलिए बच्चे हम सबसे पहले समझते हैं कि कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि क्या होती है। बच्चे क्या होता है कि पहले से छोटे टुकड़े पे पेड़ होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि उन पेड़ों को काटते हैं। तो बच्चे काटने को हम हिंदी में कर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तन कहते हैं। तो पेड़ों को काटते हैं, उसके बाद बचे हुए जो हिस्से होते हैं उस पर आग लगा दी जाती है, जिसे हम दहन कहते हैं। तो काटो और जलाओ, कर्तन एवं दहन करते हैं। उसके बाद बचे हुए राख जो होती है उसे भूमि में ही क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तब जाकर के लोग खेती करते हैं। पूरी बात समझ में आई? और याद रखिएगा कि इसमें जो अनाज उपजाते हैं वो अपने भरण पोषण के लिए अनाज उपजाते हैं। अनाज किसके लिए उपजाते हैं बच्चे? भरण पोषण अनाज। भरण पोषण अनाज का मतलब होता है बच्चे कि जितना कमाया उतना ही खाया। इसका मतलब है कि इसमें किसी प्रकार की बचत नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार की बचत नहीं होती। तो हमने देखा कि अपनी जरूरत भर के क्या है, अनाज उपजाते हैं। अच्छा बच्चे याद रखिए कि जब ये प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है और हम उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं तो खेती कितने समय तक हो सकेगी? तो 2-3-4 साल तक। तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चे कि इस भूमि की उर्वरता क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है। और जैसे उर्वरता खत्म होती है ये तुरंत क्या कर देते हैं, दूसरी ओर जा कर के फिर दूसरे टुकड़े को साफ करते हैं और उसी तरह खेती करने लगते हैं। अब जो पहली जमीन ये छोड़कर हटे थे उसमें प्राकृतिक प्रक्रिया से उर्वरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? अच्छा एक बात याद रखिएगा कि इसमें किसान उर्वरक और आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि इनके औजार क्या हैं, प्राचीन है और ये प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसमें किसान रासायनिक उर्वरक और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग नहीं करते। क्लियर है? अच्छा एक चीज क्लियर कीजिएगा बच्चे कि इसकी उत्पादकता भी क्या होती है, कम होती है। हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि इसकी जो उत्पादकता है, उत्पादकता क्या होती है बच्चे, कम होती है। उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो उत्पादकता ज्यादा कहाँ होगी। तो हमने ये भी देखा बच्चे कि इस खेती में उत्पादकता भी कम होती है, तभी तो ये भरण पोषण कृषि है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि इसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा देखते हैं कि भाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसके क्या नाम है। पहले जो बोर्ड पे लिखी हुई है सारी बातों को आप अच्छे से देख रहे हैं बच्चे, अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए मैं इसे मिटाता हूं और अब जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इसके क्या नाम है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है, नाम ओके। तो बच्चे याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी भारत की अगर मैं बात करूं बच्चे, उत्तर पूर्वी भारत में, तो याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चे? झूम कृषि। तो देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में हम इसे क्या कह देते हैं, झूम कृषि कहते हैं। क्लियर है? अच्छा लेकिन मणिपुर में बच्चे इसका एक अलग नाम है। मणिपुर में तो याद रखिएगा कि मणिपुर में लोग इसे पालमू कहते हैं। क्या कहते हैं? पालमू। तो मणिपुर के लोगों ने इसे क्या नाम दिया है, पालमू नाम दिया है। क्लियर है? अच्छा बच्चे छत्तीसगढ़ और जो अंडमान निकोबार है वहां पर इसे दीपा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? दीपा। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार में।
हमने इसका क्या नाम दिया, दीपा नाम दिया। तो देख सकते हैं बच्चे कि स्थानांतरण कृषि का अलग अलग जगह में, जीवन निर्वाह कृषि का अलग अलग जगह में क्या है, अलग अलग नाम है। पूरी बात समझ में आई? चलिए अब जरा हम अगले प्रकार पर चलते हैं कि अगली कृषि का क्या प्रकार है। तो बच्चे हमारा जो अगला प्रकार है वो है गहन जीविका कृषि। पहले मैं मिटा दूं, इसे सीख चुके हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब अगले पर चलते हैं, और अगला क्या नाम बताया मैंने आपको बच्चे, गहन जीविका कृषि। अब जरा सीखते हैं गहन जीविका कृषि क्या है। गहन जीविका कृषि, चलिए ये हमारा अगला प्रकार है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि गहन जीविका कृषि वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या अधिक हो या जनसंख्या का दबाव अधिक हो। तो याद रखिएगा बच्चे कि ये ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। जनसंख्या का दबाव क्या है, अधिक हो। इसका मतलब है कि बच्चे हमने ये देखा कि गहन जीविका कृषि वहां की जाती है जहां पर जनसंख्या क्या हो, अधिक हो। क्या बच्चे मैं इसमें भारत देश का नाम ले सकता हूं? याद रखिएगा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में है। तो क्या ये कहा जाए कि जो गहन जीविका कृषि है वो भारत जैसे देशों की पहचान है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसंख्या का दबाव भी क्या है बच्चे, अधिक है। क्लियर है? अच्छा, क्या मैं ऐसे कहूं कि भारत एक विकासशील देश है? तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि विकासशील देश में ही गहन जीविका कृषि होती है, क्योंकि सभी विकासशील देशों की खूबी है कि वहां पर जनसंख्या क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब जरा सोचिए, अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, और अगर लोग ज्यादा मेहनत करेंगे इसका मतलब है कि श्रम भी क्या होगा, गहन होगा। गहन का मतलब है बच्चे ज्यादा, अधिक। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि अगर जनसंख्या अधिक होगी तो जाहिर है कि लोग मेहनत भी खूब करेंगे। तो जब बच्चे लोग मेहनत करते हैं तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, श्रम गहन। क्लियर है? श्रम गहन। अच्छा, यहाँ जैव रासायनिक एवं सिंचाई का अधिक उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि यहाँ पर जैव रसायन एवं सिंचाई का अधिक उपयोग होता है। सिंचाई का अधिक उपयोग। तो हमने देखा कि यहाँ जैव रसायन और सिंचाई का उपयोग भी क्या होता है, अधिक होता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जैव रसायन और सिंचाई का भी उपयोग क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि लोग अधिक है, उत्पादन भी तो चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप बड़े पैमाने पर जैव रसायन का भी उपयोग करेंगे और सिंचाई का भी क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। लेकिन बच्चे जरा सोचिए कि जनसंख्या अधिक है तो क्या कृषि जमीन भी बड़ी होगी? अगर कृषि जमीन बड़ी होगी तो फिर लोग रहेंगे कहाँ? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जोत का आकार क्या होता है, छोटा होता है। जोत का आकार छोटा होता है, याद रखिएगा बच्चे। और ये इसलिए भी छोटा होता है क्योंकि ये हमारी पीढ़ी परंपरा भी है। क्या है बच्चे? पीढ़ी परंपरा। अगर पिता के दो पुत्र हैं तो जमीन किसमें बढ़ जाएगी, दोनों पुत्रों में। अब दोनों पुत्रों के भी अगर दो दो पुत्र हुए तो फिर वो जमीन भी तो दो दो पुत्रों में बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा कि परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती है, जमीन का आकार नहीं बढ़ता। और इसी तरह जमीन बढ़ते बढ़ते पीढ़ी परंपरा में आकर के हमने क्या देखा कि जोत का आकार क्या हो जाता है बच्चे, बहुत ही छोटा हो जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा सोचिए, क्या वैकल्पिक रोजगार के अवसर है ही नहीं? क्यों? पॉपुलेशन अधिक है, काम कहाँ है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर वैकल्पिक रोजगार के अवसर नहीं होते। वैकल्पिक रोजगार के अवसर नहीं होते। तो हमने ये भी देखा बच्चे कि यहाँ पर तो वैकल्पिक रोजगार के अवसर भी नहीं होते, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, विकल्प कम है और जोत का आकार भी छोटा है। सब लोग उसी में खेती करने लगते हैं और देखा कि वैकल्पिक रोजगार का भी अवसर क्या है, कम है। और याद रखिए, अगर रोजगार के अवसर ही नहीं होंगे तो सब किस पर लग जाएंगे, कृषि पर। इसका मतलब हो गया कि कृषि भूमि पर दबाव अधिक है। तो हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि कृषि भूमि पर दबाव अधिक है। कृषि भूमि पर दबाव क्या है, अधिक है। कृषि भूमि पर दबाव अधिक है।
यहाँ तक समझ में आई बच्चे? तो चलिए हमने गहन जीविका कृषि को भी अच्छे से सीखा। अगली कृषि की ओर चलते हैं। तो बच्चे हमारा जो अगली कृषि है वो है वाणिज्यिक कृषि। क्या है? वाणिज्यिक कृषि। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए बच्चे हम अपने अगली कृषि की ओर चलते हैं और हमारी अगली कृषि है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि। बच्चे वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। आप इस बात को समझिएगा, वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो चलिए जरा सोचते हैं कि पहले वाणिज्यिक कृषि क्या है। याद रखिएगा कि वाणिज्यिक कृषि जो है, इस कृषि का मुख्य लक्षण है इसमें आधुनिक निवेश होता है। याद रखिएगा कि इस कृषि का मुख्य लक्षण क्या है कि इसमें क्या होता है बच्चे? आधुनिक निवेश होता है, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट होता है। और किसी में भी बच्चे हमने ये नहीं देखा कि आधुनिक निवेश हो रहा है। तो सोचिए कि आधुनिक निवेश में क्या क्या होगा बच्चे? तो आधुनिक निवेश में क्या होगा? जैसे आप आधुनिक बीज डालो, यानी ज्यादा उत्पादकता वाली बीज डालो, कम समय में तैयार होने वाली बीज डालो, कम पानी लेने वाली बीज डालो। तो आधुनिक निवेश करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का क्या डालते हैं हम इसमें? बीज डालते हैं। फिर बच्चे उर्वरक भी डालते हैं, रासायनिक उर्वरक डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं कि ताकि पौधों में कोई कीट न लगे। क्योंकि याद रखिएगा ये वाणिज्यिक कृषि है, यानी कि व्यापारिक कृषि है। हमारा उद्देश्य क्या होता है बच्चे? व्यापार होता है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो वाणिज्य का जो स्तर है, व्यापार का जो स्तर है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक ही जैसा है। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि वाणिज्यीकरण का जो स्तर है वो विभिन्न प्रदेशों में क्या है? अलग अलग है। क्लियर है बच्चे? यहां देखिए, वाणिज्यीकरण का स्तर, वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। तो इस बात को याद रखना है कि हमने ये देखा बच्चे कि जो वाणिज्यीकरण का स्तर है, जो व्यापार का स्तर है, वो अलग अलग प्रदेशों में क्या है? अलग अलग है। जैसे याद रखिएगा कि पंजाब हरियाणा में चावल क्या है? वाणिज्यिक फसल है। इसको हम समझ सकते हैं बच्चे। याद रखिएगा कि जो चावल है वो पंजाब हरियाणा में क्या है? वाणिज्यिक फसल है। देख सकते हैं बच्चे, यहीं पर अंतर आ गया कि चावल जो है क्या है? वो पंजाब हरियाणा में वाणिज्यिक फसल है। लेकिन अगर यही चावल को आप उड़ीसा में देखें, कहाँ देखें बच्चे? उड़ीसा में देखें, तो फिर वो कैसी फसल है? निर्वाह फसल है। तो हम देख सकते हैं कि चावल पंजाब हरियाणा में भी और चावल उड़ीसा में भी है। लेकिन पंजाब हरियाणा में जो चावल उपज रहा है वो वाणिज्यिक स्तर के लिए, व्यापार के लिए है। पर उड़ीसा में जो हम चावल उपजा रहे हैं, फिर उसका लक्ष्य क्या है? निर्वाह है, खाने के लिए है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए हम अपने अगली कृषि की ओर चलते हैं। बच्चे हमारी अगली कृषि है रोपण कृषि। क्या है बच्चे? रोपण कृषि। पहले मैं मिक्सी से बच्चे हमारा जो अगला प्रकार है कृषि का वो है रोपण कृषि। क्या है बच्चे? रोपण कृषि। तो चलिए अभी रोपण कृषि को समझते हैं। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि जो रोपण कृषि है वो एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। इस बात को याद रखिएगा कि रोपण कृषि क्या है? एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि। इसका मतलब है कि रोपण कृषि भी बच्चे एक तरह का वाणिज्यिक कृषि है। और अगर वाणिज्यिक कृषि है तो याद रखिएगा कि इसका सारा उत्पादन, इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि सारा उत्पादन उद्योग के लिए होता है। किसके लिए होता है? उद्योग के लिए। इसका मतलब है कि रोपण कृषि अगर एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है तो इसका सारा उत्पादन किसके लिए हो रहा है बच्चे? तो हमने देखा कि सारा उत्पादन किसके लिए हो रहा है? उद्योग धंधों के लिए हो रहा है। अच्छा, याद रखिएगा इसका क्षेत्र व्यापक होता है। यानी मतलब ये कृषि क्या है बच्चे? व्यापक क्षेत्र में होती है, या ऐसे कहा जाए कि लंबे चौड़े क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में होती है, लंबे चौड़े क्षेत्र में होती है। और बच्चे एकल फसल लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है बच्चे? एकल फसल। एकल फसल का मतलब है एक ही चीज की खेती। तो आपको इस बात को याद रखना है सभी बच्चों को कि जो रोपण कृषि है वो एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। अच्छा,
ये लंबे चौड़े क्षेत्र में होगी, व्यापक क्षेत्र होगा और सारा उत्पादन किसके लिए होगा बच्चे? तो मैंने अभी आपको बताया कि वो उद्योग धंधों के लिए होगा। अच्छा, एक बात याद रखेंगे कि इसमें अगर आप उद्योग धंधों के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें आपको मेहनत भी पूरी करनी होगी। तो बच्चे याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा श्रम और ज़्यादा पैसे लगाते हैं। क्यों? ताकि हमारे जो है उत्पादन बहुत अच्छी हो सके। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि इसमें हम अधिक पूंजी भी लगाते हैं और अधिक श्रम भी लगाते हैं। तो हमने देखा कि इसमें अधिक पूंजी एवं अधिक श्रम लगती है। अधिक पूंजी एवं अधिक हम श्रम लगाते हैं, क्योंकि जब पूरी मेहनत होगी बच्चे तो उत्पादन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमने देखा कि हम इसमें अधिक पूंजी भी लगाते हैं और अधिक श्रम भी लगाते हैं। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि ये ऐसी कृषि है जिसके सारे उत्पाद किसके लिए जाते हैं? उद्योग के लिए। तो क्या ये कहा जाए कि यह कृषि और उद्योग के बीच एक अंतर पृष्ठ है? इस बात को याद रखना है बच्चे कि जो रोपण कृषि है वो कृषि और उद्योग के बीच क्या है? एक अंतरा पृष्ठ है। तो हमने देखा कि यह कृषि एवं उद्योग के बीच, यह कृषि एवं उद्योग के बीच क्या है? एक अंतरा पृष्ठ है। तो हमने ये भी देखा बच्चे कि जब इसका सारा उत्पादन उद्योग धंधों के लिए जाता है, इसका मतलब है कि कृषि और उद्योग के बीच क्या है? एक अंतरा पृष्ठ है। यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा बच्चे याद रखिएगा कि अगर ये जाना जाए कि इसमें कौन कौन सी फसल है, तो बच्चे आपने क्लियर किया होगा कि इसमें जो जो फसल होती है वो है बच्चे चाय है, कॉफी है, गन्ना, रबर, ये सारे चीज क्या है बच्चे? हम रोपण कृषि में लगाते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखेंगे केला। क्या है? केला। तो एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर आप चाय की बात करें तो चाय में आपने देखा होगा असम में चाय होता है और दूसरा किसमें बच्चे? उत्तरी बंगाल में। ये सब चाय के लिए स्पेशलाइज्ड है। और अगर हम कॉफी की बात करें बच्चे तो कॉफी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो हमने देखा कि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इन फसलों का क्या होता है? उत्पादन होता है। और उत्पादन करने के लिए फिर हम इसे उद्योग धंधों में भेज देते हैं। एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि उत्पादन बिक्री के लिए यहाँ पर परिवहन और संचार उद्योग बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ क्या आवश्यक है? बाजार। तो हमें इस बात को याद रखना है कि इसके लिए परिवहन और संचार तथा बाजार तीनों के तीनों क्या हैं बच्चे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परिवहन उद्योग विकसित होगी तो यहाँ का कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। संचार, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है बच्चे, ताकि आप अलग अलग कम्युनिकेशन के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान कर सके। और बाजार होगी तभी तो तैयार माल बिकेगा। तो याद रखना है कि रोपण कृषि जो है वो बच्चे, उसके लिए हमें एक अच्छा परिवहन उद्योग भी चाहिए, संचार उद्योग भी चाहिए और बाजार भी क्या है? महत्वपूर्ण है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।